दोस्तों, हजारों साल की गुलामी के बाद भारतवर्ष के इतिहास में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ वह हुआ 1947 की आजादी और आजादी के बाद मिलने वाला संविधान। संविधान का जो बनाने वाले हमारे राष्ट्र नेता थे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, मौलाना आजाद जी, डॉक्टर अंबेडकर साहब, इन्होंने सब मिल करके और तमाम शख्सियत ने मिल करके देश को एक संविधान दिया। संविधान की अगर हम मूल भावना की तरफ जाएंगे तो उसमें मूल भावना थी कि हर आदमी दूसरे आदमी के बराबर होगा। वो चाहे राजनीतिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, चाहे आर्थिक बात हो। मैं कहना चाहता हूं कि इस 8 साल के पहले सरकारों ने बड़ी बेइंसाफी करते हुए भी काफी इंसाफ किया था। वो ऐसा कि जो गैर बराबरी इन क्षेत्रों में थी कुछ न कुछ दूर हुई है। हम शिक्षा में बढ़े हैं, दलित पिछड़ा शिक्षा में बढ़ा है, उसके आर्थिक हालात भी अच्छा हुआ है। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों मुस्लिमों की भी शिक्षा और आर्थिक हालात बेहतर हुए थे। लेकिन यह बराबरी की तरफ बढ़ता हुआ भारत गोलवलकर को और श्यामा चंद्र मुखर्जी के संतानों को, सावरकर की संतानों को यह पसंद नहीं है। उनकी वजह से वो क्या चाहते हैं आप जानते हैं इसको। ये फांसीवादी शक्तियां हैं। ये देश में पूरी आर्थिक साम्राज्य को कुछ लोगों के हाथ में कर देना चाहते हैं। मतलब आप अगर गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो थोड़ा और पिछड़ जाइए। अभी आरपी चौधरी साहब कह रहे थे खेत में सांड को मार नहीं सकते, बिकने के लिए आपको रोक है। खेत में कांटेदार कांटे भी न लगा सकते, सांड को खाने दीजिए। ये क्यों? इसलिए कि थोड़ा और गरीब हो जाओगे, पैसे पैसे एक टुकड़े रोटी के लिए मोहताज हो जाओगे, तब इनकी सुनोगे। दूसरी तरफ सब कुछ हुआ, कोविड आया, पूरे विश्व में आर्थिक साम्राज्य डूबने लगे। लेकिन हमारा जो साहेब है, शहंशाह, जो इतना बड़ा टोपा पहनता है, अगर आप दिन भर टोपा गिने तो आप गिन नहीं पाएंगे कितना टोपा पहन डाला उस आदमी ने। उसने 2 आदमी चुना, एक अडानी एक अंबानी। न जाने कौन सा रिश्ता है, क्योंकि आरएसएस वाले हैं, वो भी तो न जाने कौन रिश्ता रहा होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन भारतवर्ष की जितनी संपत्ति है, रेल देख लो, बीएसएनएल देख लो, हवाई जहाज देख लो, बंदरगाह देख लो, तेल की कंपनियां देख लो, सड़कें देख लो, मतलब जो कुछ आप देख रहे हो सबके मालिक कौन होंगे? अडानी होंगे या अंबानी होंगे? क्या समझते हो? गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटियां मुश्किल हो गई हैं। आप 400 रुपए पे स्मृति ईरानी जी नौटंकी करती थी, तब आपको सब्सिडी भी मिलती थी गैस में। आज 1200-1100 रुपए में गैस मिलती है और कोई बोलने वाला नहीं है। ये पूरे भारतवर्ष को बेवकूफ बना रखा है इस आदमी ने। और कैसे बना रखा वो मैं बताता हूं। उन्होंने एक झुंझुना दे दिया है, क्या कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये होता क्या है? इनका हिंदू राष्ट्र है जब मंदिर का आंदोलन होता है तो कौन जाते हैं?
तोगड़िया जाते हैं, कुर्मी है। कौन जाता है? उमा भारती जाती है, बैकवर्ड है। कौन जाता है? कल्याण सिंह बैकवर्ड है। कौन जाता है? जितने लोग आगे आगे आपको हिंदू के आंदोलन के लोग थे, इसमें ज्यादातर बैकवर्ड के लोग थे, उसमें कुर्मी बहुत आगे था, क्योंकि इनको कुछ समझ में आता नहीं है, सबसे पहले दिमाग नहीं लगाते। और अब जब इनका मंदिर बनने लगा तो उस मंदिर में 15 लोग इनके ट्रस्ट के मालिक हुए। जब माल आने लगा तो उस ट्रस्ट में 14 लोग ब्राह्मण हैं। मैं साफ साफ कहता हूं, ब्राह्मण हैं। तो इनका हिंदू राष्ट्र क्या कहता है, आप इसको समझो। इनका हिंदू राष्ट्र कहना चाहता है कि केवल कुछ लोगों का राज्य हो, तानाशाही हो। और ये हमारे खास करके पटेल भाइयों को और जितने दलित और पिछड़े हैं, जो सबसे बड़े हिंदू राष्ट्र के झंडा बरदार हैं, मैं कहता हूं मुस्लिम तो बच जाएगा, लेकिन तुम अपनी सोचो, तुम्हारा क्या हो रहा है। तुमको पता है अभी लखनऊ विश्वविद्यालय की अभी वांट निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें क्या हुआ? इन्होंने बैकवर्ड पिछड़ी जात के सामने लिखा नॉट फाउंड सुटेबल, NFS, मतलब पूरे भारतवर्ष में पिछड़ी जाति में एक भी आदमी काबिल नहीं है जिसको हम प्रोफेसर बना सकें। आप समझो, दलित के सामने भी नहीं लिखा। तो इनका हिंदू राष्ट्र क्या चाहता है, आप समझो। हिंदू राष्ट्र में शूद्र जातियां गुलामी करेगी, ये कहने में मुझे कोई डर नहीं, कोई एतराज नहीं, एकदम सच कहता हूं। आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। अगर आपको जिंदा रहना है, अगर आपको अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, तो इससे बाहर निकलिए। आप अपने गांव के बगल जाके देखिए, मुस्लिम आपका भाई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 1000 साल हुए हो, 500 साल हुए हो, 800 साल हुए हो, लेकिन मुस्लिम के ज्यादा से ज्यादा लोग इनकी परेशानियों ने, क्योंकि इनको आपको इतना सताया, शूद्रों को इतना सताया कि बेचारे डर के मारा कहे भैया हम अब मुस्लिम हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये सब हमारा खून है। मुस्लिम भाई 98% परिवर्तित लोग हैं। ये सब शूद्रों के हमारे खून हैं, हमारे भाई हैं। हम इनके लिए लड़ेंगे, मरेंगे, इनके साथ जिएंगे, इनके साथ मरेंगे। सीधा सा बात है, उसमें कोई इधर उधर की कोई बात है नहीं। करना क्या है? लोकतंत्र को बचाना है। लोकतंत्र रहेगा तो आप जिंदा रहेंगे। अगर ये फांसीवादी शक्तियां, अगर ये लोकतंत्र खत्म कर देगी, राजतंत्र लागू हो जाएगा, तो मुस्लिम से पहले शूद्र गुलाम होगा। डंडे इसके ऊपर सबसे पहले पड़ेंगे। जैसे पड़ रहे हैं, समझ केवल नहीं आ रहा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस समय दो विचारधारा, एक फांसीवादी शक्ति है जो आपको शिक्षा से अलग करना चाहती है, जो आर्थिक रूप से आपको दबाना चाहती, पिछाड़ना चाहती है, जो सामाजिक रूप से आपको पिछड़ा बनाना चाहती है, जो आपको शासन प्रशासन में हिस्सा नहीं देना चाहती है। वो आज की सरकार है। आज की जो सरकार है वर्तमान, वो सरकार है। दूसरी तरफ इस देश का एक महान लीडर माननीय नीतीश कुमार जी, चाणक्य ही न कहो, अरे चाणक्य तो कुछ था ही नहीं। अरे हजारों चाणक्य के बाप माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐसी पटकनी दी है कि दर्द तो हो रहा है, चिल्ला नहीं पा रहे हैं। दोस्तों,
ये दूसरी विचारधारा का हमारा नेता है। हमारा नेता नीतीश कुमार जी, जिनके नेतृत्व में जनता दल यू के नेतृत्व में उनका साथ कंधे से कंधा मिला करके हम पीस पार्टी डॉक्टर अयूब साहब, डॉक्टर BL वर्मा किसान पार्टी चलना चाहते हैं कम से कम उत्तर प्रदेश में। हमारा नेता नीतीश कुमार वो आपका हमदर्द है। आप वहां पर जाइए, जो सबसे कमजोर जाति होगी उसके भी 5 एमएलए मिल जाएंगे, जो सबसे कमजोर जाति होगी और शासन में बराबरी का हिस्सा है, चाहे वो महादलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, उसकी जगह है। क्यों? क्योंकि सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारा नेता लड़ता है, नीतीश कुमार जी लड़ते हैं। और दूसरी तरफ आपको जगह है भी तब भी जगह नहीं है। अरे कई मंत्री बने हुए हैं, आप सबको जानते हैं। एक अपना दल है, एक और है निजात पार्टी। इन लोगों को देखिए, इनके मंत्री, इनसे जाइएगा कहिएगा कि वो दरोगा 4 झापड़ मारा तो दरोगा का फोन नहीं कर सकते, इतनी हैसियत है ये मंत्री होते हुए। बस सब कुछ होते हुए कुछ नहीं है। दूसरी तरफ एक नेता है जो इस वर्तमान सत्ता को खोल करके भारतवर्ष में चुनौती दे सकता है। वो सिर्फ एक आदमी है, एक आदमी, दूसरा नहीं है। वो है नीतीश कुमार जी, वर्तमान मुख्यमंत्री बिहार सरकार। ये मेरा सौभाग्य है कि उनके प्रतिनिधि के रूप में 2 महानुभाव हमारे बीच आए हैं। मैं वास्तव रूप से, मैं दिल की गहराइयों से श्रीमान जी आप दोनों का आभार प्रकट करता हूं, बार बार आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस जो रास्ता हम लोगों ने पकड़ना चाहा उसको आपने शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों, वक्त कम है, अभी हमारे 3 बड़े नेता बोलना है। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके पास रास्ते नहीं है। अगर आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आपको बराबरी चाहिए, गैर बराबरी से बाहर निकलना है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का अगर आपको लाभ चाहिए, अगर आप उधर बढ़ना चाहते हैं, अगर भारत के सरकार में, उत्तर प्रदेश की सरकार में भागीदारी चाहते हैं, तो आपके पास रास्ता नहीं है। रास्ता एक है, डॉक्टर अयूब साहब को और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और किसान पार्टी के साथ जो ये प्लेटफॉर्म बना है, इस पर विश्वास करिए। ये विश्वास करिए, हम वादा करते हैं कि ऐसी सरकार आपको बना के देंगे, ऐसी चीज देंगे जो आज तक न देखी है न सुनी है। ऐसा न्यायोचित शासन आपको दिया जाएगा। वक्त कम है, अभी बहुत आप लोगों को भी दूर जाना है, भी श्रीमान जी बोलने वाले हैं, फिर कभी मौका मिलेगा बहुत करूंगा। लेकिन मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के दूत, उनके सहयोगी परम आदरणीय वाल्मीकि सिंह जी का और श्री रत्नेश सिंह सादा जी का मैं यहाँ पर बहुत आभारी हूँ। इनको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ हुजूर आप पधारे और हमारी इस महफिल को आपने सजाया और एक तरफ इंडिकेशन आपने दे दिया है कि हम लोग साथ चलेंगे। ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। इन्हीं शब्दों के साथ पीस पार्टी, किसान पार्टी, जनता दल यू जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद, नफरत मुर्दाबाद। जय हिंद, जय भारत।